हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं मई 2024 की विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जिसका इंतजार आप बहुत टाइम से कर रहे थे। मैगजीन इस बार गाइस थोड़ा लेट अपलोड हुई, दैट इज़ वाई। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो हमारा टॉपिक 1 ही होता है। इससे हम शुरू करेंगे। इसके शॉर्ट्स के साथ आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हम कंप्लीट करते हैं। देखो, वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट मास मीडिया एंड इलेक्शन के ऊपर है। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि देखा जा रहा था, नोटिस में आया कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है। कौन कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। कब कर रही हैं? इलेक्शन कैंपेन के ड्यूरेशन में, जब उन्हें इलेक्शन प्रचार करना होता था, उस बीच चुनाव प्रचार में ऐसा कर रही थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसीलिए कुछ गाइडलाइंस इशू करी। नाम क्या था? एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। ईसीआई ने क्या बोला? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कम्स अंडर आर्टिकल 324 ए। 324 के अंडर जो आती है, आर्टिकल 324, उसमें कुछ अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ बॉडी के मैंने बता दिया आपको। इसमें एथिकल और कुछ इसने बोला कि देखो जी, हम डायरेक्शन ये दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कंटेंट आपको नहीं देना है जो कि फॉल्स है, मिसलीडिंग हो, डेरोगेटरी हो, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। आप वुमेन खड़ी हुई है इलेक्ट होने के लिए, आप उसके लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपने शायद सुना भी होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स, कि आपको याद होगा एक फेमस एक्ट्रेस के बारे में बोला गया था। तो वही डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं देनी है। ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किसी भी ऐसे कंटेंट के लिए नहीं करना है कि जिसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करो, चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में। कोई भी ऐसा नहीं चीज़ें डायरेक्ट करनी है सोशल मीडिया पर जिससे कि एनिमल्स को हार्म हो और वायलेंस डिपिक्ट करता हो। इम्पर्सोनी इम्पर्सोनेट कहते हैं, अनदर पर्सन को नहीं करना है आपने किसी भी कंडीशन में। इवन ये कह रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी उसके आपके वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको आपको बेसिकली ऐसा नहीं डिपिक्ट करना है। इस बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ निकल कर आया। इम्पर्सोनेट का मतलब होता है कि कॉपी करना, बिहेवियर, छल करना, धोखा करना। इम्पर्सोनेट का मतलब ये होता है। अब ये भी मैंडेट दी गई कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, टू रिमूव एनी वायलेटिंग कंटेंट विद इन 3 आवर्स। कह रहा, मान लो ऐसा गलती से भी अगर हो जाए ना, कोई कंटेंट ऐसा डिलीवर वायलेट करने वाला, उसको 3 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन में उसको बिल्कुल हटा देना है। और रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरह वॉर्न, जो भी करा जा रहा है उसको आप वार्निंग की तरह लो इस चीज़ को। दूसरा, अनलॉफुल इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको रिपोर्ट करना है। फेक यूजर अकाउंट के लिए तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो भी आ रहे हैं, आप ईसीआई को बिल्कुल जाकर रिपोर्ट करिए। और अगर कोई मैटर अनरिजॉल्व रह गया है, उसके लिए ईसीआई ने ग्रीवेंस एपिलिएट कमेटी का भी गठन किया है। रूल 3A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर। अब सवाल ये उठता है, मास मीडिया होता क्या है? तो मास मीडिया बेसिकली एक ऐसा चैनल है जहां पर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को, डाइवर्स कम्युनिकेशन को देख रहे होते हो, इंफॉर्मेशंस को इधर से उधर जाते हुए देख रहे हो, एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है, लार्ज ऑडियंस तक पहुंच रहा है। अब मास मीडिया में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, सारा का सारा मास मीडिया का टाइप है, इसमें आता है। अब जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो 3 पिलर्स पे चलती है, आप भी जानते हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फंडामेंटल राइट भी हमने दे रखा है हमारी कंट्री में। आर्टिकल 19(1) का फर्स्ट क्लॉज जो है, वो सिटीजन्स को, नागरिकों को ये आदेश करता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि मास मीडिया का रोल इलेक्शन प्रोसेस में क्या है? देखो, सबसे ज़्यादा रोल जो होता है ना मास मीडिया का, इलेक्शन की इम्पोर्टेंस में बहुत एम्फेसाइज क्यों करा जा रहा है? क्योंकि इससे वोटर को चॉइस मिलती है। और वोटर को इन्फॉर्म भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट टू वोट है उसके पास। और इसी से इनकरेज होता है सिटीजन पार्टिसिपेशन करने में। उसको पता होता है कि आज मेरे इस पर्टिकुलर स्टेट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आज इलेक्शन है, मुझे इस दिन की छुट्टी मिली है, तो मुझे रादर देन गोइंग टू आउटसाइड, मुझे अपने स्टेट में रह के वहाँ पर अपना वोट देने जाना है ना? अब हल्का सा यहाँ पर ये कह रहा है, एलोकेशन ऑफ टाइम टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑन सोशल मीडिया। अगर कोई नेशनल पार्टी होती है तो उसको मिनिमम 10 घंटे मिलते हैं, जिसमें वो दूरदर्शन चैनल में जैसे टेलीकास्ट करना चाहें, एटलीस्ट 15 आवर्स अपने रीजनल चैनल्स के लिए दे देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग टाइम उनका आप दे देते हैं। जैसे ऑल इंडिया रेडियो पे 10 घंटे मिल जाते हैं, 15 घंटे रीजनल आई स्टेशन पे मिल जाते हैं। स्टेट पार्टीज को वही 30 घंटे मिलते हैं।
टेलीकास्ट करने में, रेडियो चैनल्स एंड ऑल में। तो ये ऐसी तरह से आपको डिवाइड करे हुए हैं आवर्स, ठीक है? अब ये कह रहा है कि देखो सोशल मीडिया का इलेक्शन में एक ये भी रोल होता है कि वो कैंपेनिंग इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाती है ना? बहुत सारा कैंपेन का जो प्रोपेगेंडा होता है, पॉलिटिशियंस को अफोर्डेबल स्पेस एंड क्विकली फटाफट लार्ज ऑडियंस तक पहुँच जाती है। जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको फ्रीली स्टेट ओन्ड टेलीविजन्स में वो अपना रेडियो चैनल्स के थ्रू, वही मैंने आपको बताया ना अभी, कि इनको 1998 से ही ये लोकसभा के इलेक्शंस में ऐसा पॉसिबल बन रहा है। दूसरा, ये वोटर के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है सोशल मीडिया, मास मीडिया। अब ये क्या करता है मीडिया में ना, अल्टीमेटली मीडिया ही है जो आपका इंटरेस्ट बार-बार दिखाएगा। इसमें क्या करता है वो एक आपकी सिविक ड्यूटी भी दिखाता है कि देखो आपका वोटिंग डे आने वाला है 25 तारीख को, जैसे हमारे दिल्ली में 25 तारीख को था, तो हमें उस दिन पक्का-पक्का वहाँ पर जाना ही जाना है। तो ये भी एक बात निकल कर आ गई। अब यहाँ पर एक शब्द इसने यूज़ किया है अपैथी। अपैथी का मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अपैथी का मतलब होता है जहाँ पर इंटरेस्ट ना हो, कोई इमोशन फीलिंग ना हो। इससे ये पता चलता है। वरना लोगों को क्या मतलब है कि जाएँ वो, कि उसको क्या पता कि कौन-सा पॉलिटिकल लीडर कौन-सी पार्टी से है, कौन-सी पार्टी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, क्या काम कर रही है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मास मीडिया का रोल डेफ़िनेटली वहाँ पर है। फिर उसके बाद ये पब्लिक की इमेज भी कैंडिडेट पे शेप करती है। मीडिया ही तो है जो कैंडिडेट की पब्लिक इमेज उसको दिखाता है, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। फिर इससे इफ़ेक्टिव मैसेजिंग भी जाती है। भई पॉलिटिशियन को अपने कंसिस्टेंट मैसेजेस मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस में उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर पाएँ। फिर पॉलिसी डिस्कशंस में भी बहुत ज़रूरी है। मास मीडिया ही तो पब्लिक को बताता है कि गवर्नमेंट का ये एक्शन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये कमियाँ हैं, ये यहाँ सुधार की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, फ्यूचर पॉलिसीज़ पे बेस्ड होंगी। ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चल रही हैं? मास मीडिया से। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं मास मीडिया में, जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाए तो कुछ चैलेंज ये होता है कि मास मीडिया के, ये माना कि पॉजिटिव आपके इम्प्लीकेशंस हैं, इसके पूरी तरह इसकी कुछ बातें बड़ी अच्छी होती हैं। चैलेंज भी करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रोसेस भी कराने का होता है, बड़ा ऑब्जेक्टिव भी है, और बट रिपोर्टिंग इज़ मीडिया गेटकीपिंग जो हो जाता है। मीडिया गेटकीपिंग का मतलब है जब बहुत ज़्यादा मीडिया सेलेक्टिव और बायस्ड हो जाए। किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो ज़्यादा पॉजिटिवली दिखा रहे हों दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ से। तो समझ लेना कि यहाँ पर मीडिया अपना काम जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं कर रहा है, और इट स्टार्ट डूइंग मीडिया गेटकीपिंग। अब जब, क्योंकि हम जानते हैं हम रही सोशल मीडिया में रहे हैं, सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, सब लोग अपना यूज़ करते हैं अकाउंट्स डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। तो रैपिड और वाइड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे छा गई है, उससे इलेक्शन प्रोसेस पे सबसे गंदा असर है थ्रेट टू सोवेरेनिटी। सोशल मीडिया किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, चाहे कंट्री के अंदर जो रहते हो, चाहे कंट्री के बाहर रहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, रशिया ने सोशल मीडिया वहाँ का पूरा खरीद के पूरा ही वहाँ पर आउटकम ही पूरा मैनिपुलेट कर दिया। फिर मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा गढ़ है सोशल मीडिया, ब्रीडिंग ग्राउंड है। डिस्टॉर्ट कर देता है बंदे की बिल्कुल इमेज, उसकी वोटर बिहेवियर सब इन्फ्लुएंस करके रख देता है। कह रहा है इतना ज़्यादा डीप फेक्स एआई जनरेटेड इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। फिर सेंसिलाइजेशन की भी बात है कि बहुत सारा जो कंटेंट है वो ऐसा वायरल हो रहा जाता है कि भाई ये पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज कर दे। बहुत सारे यूट्यूब बेस्ड इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर हैं जो ऑनलाइन न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। ट्रेडिशनल मीडिया को तो उन्होंने बिल्कुल ही एकदम खत्म ही कर समझ लो करके रखा हुआ है, बाईपास ही कर दिया ना लाइक। अब हम देखते क्या हैं, हम कभी एनडीटीवी आज तक देख रहे हैं, हम देख रहे होते हैं कि हाँ फला यूट्यूबर कौन सा चैनल पे क्या बात कर रहा है। हम इससे ज़्यादा हम प्रभावित होने लग गए हैं। तो सेट नैरेटिव्स थ्रू सेंसिलाइजेशन ऑफ इश्यूज, मैनिपुलेशन ऑफ मोर व्यूज, ये सब चक्करों में हम क्या करते हैं, पब्लिक डिस्कशंस को देखते हुए पूरा डिस्टॉर्ट सा कर देते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज को। अब उसके बाद ऑनलाइन इको चैम्बर्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि सोशल मीडिया इको चैम्बर्स क्रिएट कर देता है। मतलब जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, उसको ऐसे-ऐसे व्यू पॉइंट दे देता है अलाइन विद देयर ओन। मतलब आपको पूरा ऐसा वो कर देगा कि आपको ना लगेगा कि ये बंदा कितना सही बात कह रहा है। आपको ना एक कन्फर्मेशन बायस बना देगा कि देखो जी फला पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा-ऐसा हुआ और इस वज़ह से ऐसा हो रहा है। आपके डाइवर्स पर्सपेक्टिव को बिल्कुल खत्म कर देता है वो। तो यहीं पे कह रहा है कि यहीं से पोलराइज़ेशन शुरू हो जाता है। कह रहा है एग्ज़ाम्पल के तौर पे फेसबुक ने ना फेलियर टू एड्रेस प्लेटफॉर्म अब्यूज इन श्रीलंका वहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड वायलेंस फैल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने इस बात को बिल्कुल देखा कि देखो ऐसा भी हो सकता है, इको चैम्बर्स बन जाते हैं। फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो ना आप आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा देते हो, पूरा का पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को खत्म कर देते हो। वो पूरी तरह से इफेक्टिव तरीके से रेगुलेट हो ही नहीं सकती क्योंकि सोशल मीडिया खेल खेल लेगा। इसीलिए कह रहा है कि रेगुलेटिंग कंटेंट ऑन एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप इज करंटली नॉट फिजिबल। खाली इतना करना ठीक नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा हमें कुछ सोचना पड़ेगा। फिर प्राइवेसी कंसर्न है, वोटर के ऑब्जेक्टिव ओपिनियन को थ्रेट है। वोटर के पास कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने डेटा कलेक्ट करने के लिए।
दे आर इवन प्रोफाइल्ड बाय सोशल मीडिया। आपके फीडिंग कॉन्टेक्ट को वो कर देगा। तो 2018 में सेवरल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के लोगों को हायर करा, डेटा माइनिंग करी। तो ये क्या है अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, बेसिकली यू आर एक्चुअली कंप्रोमाइजिंग द प्राइवेसी नीड ऑफ द पीपल। आप बिल्कुल प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा रहे हो। फिर बोला गया ऐसा क्या करें तो बहुत एडवर्स इम्पैक्ट दे सकता है इंडियन इलेक्शंस में। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि मास मीडिया को नच करने के लिए मास मीडिया को कुछ तो एडवाइजरी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को देनी ही पड़ेगी। कुछ उनकी रिपोर्ट्स, इलेक्शन कैंडिडेट, बहुत इसको ऑब्जेक्टिफाई करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जो भी ऐसी फीलिंग एसक्यू रिपोर्ट जो होती हैं जिसका प्रमोट करती हैं फीलिंग हेट्रेडनेस वाली, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एडवाइजरी फॉलो करना ज़रूरी हो चुका है। तो कह रहा है सबसे पहला काम करो, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करो वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स का। यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इसको लगाओ। कह रहा है जैसे आपने जनरल इलेक्शन 2019 में यूज़ किया था ना, ताकि रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इलेक्शंस पे बिहेवियर रहे। तो वही चीज़ आप फॉलो करो। सेकंड आप क्या करो, सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग को इन्हांस कर दो। यानी कि आप सिविल सोसाइटी से, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के सोसाइटी से आप लिंक अच्छा बनाओ। कोई भी ऐसा कंसर्न पाया जाता है तो वहीं पे उसको मॉनिटर किया जाए। फिर फोस्टर किया जाए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। यानी कि आप अपनी ना बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली सीखो, हाउ दे आर डूइंग। बाहर की कंट्रीज इसको कैसे मिटिगेट कर रही हैं, वहीं से कोलैबोरेशन सीख के लेकर आओ। फिर कह रहा है अपने डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इंडिया का जो वोटिंग प्रोसेस है गाइस, नाउ इट इज़ बिकमिंग मोर मॉडर्न। डेटा यूटिलाइजेशन है, डेटा प्रोटेक्शन के फॉर्म में बहुत हो चुका है। इसलिए वोटर का डेटा प्रोटेक्ट रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल मैनर में रहना चाहिए, ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस वो सही ढंग से चल पाए। अब सोशल मीडिया का इलेक्शन में बेनिफिट भी मैंने आपको बताया। बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है लोगों से, पॉलिटिकल लीडर का। इससे उसकी आउटरीच बढ़ती है। लोगों के ग्रास रूट तक आप जा सकते हो, उनकी समस्याएं समझ सकते हो। डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा पॉलिटिकल स्पेस का, है ना। और एआई से क्या होगा, आप बहुत छोटे छोटे कैंपेन से लोगों को जागरूक कर सकते हो। तो सोशल मीडिया का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, लेकिन रेगुलेशन के साथ अगर चलेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा। इसीलिए आईटी एक्ट 2000 गवर्न ही करता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को वो गवर्न करता है, चाहे वो सोशल मीडिया भी क्यों ना हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेट शटडाउन्स क्या होता है। देखो क्या हुआ, एज पर एन एक्सेस नाउ एक रिपोर्ट आती है, इंडिया विटनेस्ड 116 शटडाउन 2023 में हुए। और हाईएस्ट नंबर मतलब 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में सबसे ज़्यादा 2023 में 116 शटडाउन हुए। अब शटडाउन का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल इंटरनेट कम्युनिकेशन का डिसरप्ट हो जाना स्पेसिफिक पॉपुलेशन और लोकेशन पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे। 2023 में जो ग्लोबली नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन था वो इंक्रीज कर गया 41%। तो कह रहे हैं रीजन ये हो जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कह रहा है कश्मीर में अल्टीमेटली नेशनल जो है आपका सिक्योरिटी है, प्रमोट सेफ्टी ऑफ सिटीजन की बात करता है, तो नेशनल सिक्योरिटी पूरी खत्म कर देता है। इंटरनेट शटडाउन से क्या होगा, जैसे देखना यहाँ पे बता रहा है कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम हुई सिटीजन्स को। सोशल अनरेस्ट कितना ज़्यादा होता है। कह रहा कोल्हापुर में जब इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करा गया महाराष्ट्र में 2018 में ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ भीमा काउ एनिवर्सरी, तो कितना प्रॉब्लम हुआ होगा वहाँ के लोगों को। ये चीटिंग को प्रिवेंट करता है। राजस्थान में बोला कि वहाँ पर देखो 2021 में इंटरनेट शटडाउन हुआ, इम्पोज कर दिया टू प्रिवेंट चीटिंग इन अ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और फिर एक बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है आपका सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर की वजह से, जैसे मणिपुर में वहाँ पे चल रही थी। कह रहा है इन सभी सिनेरियोज में इंटरनेट का शटडाउन किया गया है। तो कह रहा है कि प्रोविजन क्या है आपका इंटरनेट शटडाउन का। तो देखो प्रोविजन पहला क्या होता है, करंटली सस्पेंशन होना टेलीकॉम सर्विसेज का। और जी करता कौन है, आपका टेम्परेरी सस्पेंशन टेलीकॉम सर्विसेज करती हैं, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत किया जा रहा है। इसमें आप ऑन ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी अप टू 15 डेज एक बारी में अगर आप लगाना चाहते हो टेलीकॉम इंटरनेट शटडाउन, तो आप 15 दिन तक लगातार लगा सकते हो। 1885 में आया और ये वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज को इंक्लूड करता है। तो ऑर्डर बेसिकली यहाँ पर करा जा रहा है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो अंडर 2017 रूल 3 मेंबर रिव्यू कमेटी की बैठी और उसको हेड किया कैबिनेट सेक्रेटरी ने सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी थे और उन्होंने पूरा रिव्यू करा कि ये कैसे काम करता है। इवन यकीन मानो 2020 में ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। उन्होंने साफ बोला, एससी ने बोला अपनी वर्डिक्ट में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीडियम ऑफ इंटरनेट से एक इंटीग्रल पार्ट ही है आर्टिकल 19 फर्स्ट का सेकंड क्लॉज, सॉरी ए क्लॉज का। तो अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्शन अगर आप लगाते हो तो इट हैज़ टू बी मस्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19 का सेकंड क्लॉज, ऐसा होना चाहिए। अगर इंटरनेट शट डाउन है तो उसमें फॉलोइंग डायरेक्शन भी देनी दी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सस्पेंड कर रहे हो इंटरनेट को सर्विसेज को इनडेफिनेटली, तो सस्पेंशन कैन बी यूटिलाइज टेम्परेरी ड्यूरेशन का सबसे पहले होना चाहिए, और अगर हो भी रहा है तो प्रोपोर्शनैलिटी में हो, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में चले। अब यहाँ पर आपको सवाल उठता है, बताओ क्या सवाल उठता है? सवाल ये उठता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? देखो गाइज, हर चीज़ का ना मतलब समझ के करना है। आपने देख ही लिया इस बार कितना ज़्यादा पोर्शन इसका आया हुआ था आपके पेपर में। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि हमें ना क्लियरली पता हो, क्या चीज़ का क्लियर पता हो कि ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुड नॉट बी मोर देन ड्रास्टिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए आप कुछ भी करो। समझ रहे हो मेरी बात को? एग्जाम्पल के तौर पर गिविंग लिमिटेड फेस मास्क टू द पब्लिक, इससे देखो आप क्या कर रहे हो, हेल्थ केयर वर्कर्स को कितना हार्म नहीं होगा, रिस्क की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो ना। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज, कि सेंटेंस जो भी किसी को मान लो अगर दिया जा रहा है तो प्रोपोर्शनेट में हो, कि कितना ऑफेंस हुआ है उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, कितनी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बंदे की रही है इस पर्टिकुलर ऑफेंस में। समझ रहे हो आप? तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने प्रपोर्शन और कितने दिन के लिए लगाए रखना चाहिए, उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करना है। और नेसेसरी ड्यूरेशन अगर ना लगे तो एक्सटेंड नहीं करना है। कोई भी सस्पेंडिंग आप कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू भी है, ये भी ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या इंटरनेट शटडाउन जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। तो हाँ जी, बिकॉज ऑफ दिस वर्डिक्ट ऐसा हो गया था। अब शटडाउन से देखो पता है क्यों हम बात कर रहे हैं, इससे बहुत सारे इम्पैक्ट है गाइस, इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा। अब आप सोचो, शटडाउन आपने कर दिया इंटरनेट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप एक तरह से क्या कर रहे हो, होल्ड करके रख रहे हो। कह रहा $118 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ। एक सिंगल डे शटडाउन करने से 379 पीपल अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स, आप राइट टू इनका हम एक्सेस नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन को, फ्रीडम आपकी चली गई, फंडामेंटल ह्यूमन राइट आपने छीन लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपने छीन लिया। फिर इनइक्वालिटी कह रहा है, शटडाउन बेसिकली डिसप्रोपोर्शनैलिटी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को अफेक्ट करता है। समझ रहे हो? और इससे अल्टीमेटली आप इक्विटेबल डिजिटाइजेशन दे ही नहीं पा रहे हो। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट कह रहा, मान लो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन के दौरान ही कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए जहाँ से आप अर्ली वार्निंग मिलनी थी। जैसे कह रहा म्यांमार में ना, जब साइक्लोन मोचा आया ना, वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन चल रहा था। कह रहा वेस्टर्न म्यांमार को पूरा उसने हिट करा था और लोगों को पता नहीं था। अब आप कैसे इवैक्यूएशन रूट बनाओगे, कैसे वहाँ के लोगों को बचाओगे, बताओ। फिर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में शटडाउन करने से ऑनलाइन सर्विसेज का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। फिर प्रोटेस्ट एंड वायलेंस की प्रॉब्लम आएगी, एम्बिग्यूटी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन होगी लोगों में, ह्यूमन राइट अब्यूज आ सकता है, जिससे आपका अल्टीमेटली किलिंग है, आर्सन है, कुछ भी हो सकता है, जेंडर बेस्ड कोई वायलेंस भी हो सकता है। क्योंकि ह्यूमन राइट अब्यूज, क्योंकि बंदा बहुत पैथेटिक सिचुएशन में है, फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में, वो किसी भी तरह से निकालेगा। तो वे फॉरवर्ड में बोला गया आप ऐसा करो, जो रिकमेंडेशन दी थी ना आपको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड आईटी में, उसको मान लो। कह रहा उसमें पहली बात लिखी थी, कोडिफाई करो डिफाइंड पैरामीटर्स को, पब्लिक इमरजेंसी क्या है, पब्लिक सेफ्टी क्या है, सब बताओ। और उसमें क्योंकि डिफाइन नहीं है ना अभी तक, तो उसको डिफाइन कर लो अच्छे से। फिर मैकेनिज्म जो भी डिसाइड होगा कि मेरिट क्या है, इंटरनेट शटडाउन को कैसे करना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे चलोगे तो बहुत अच्छा काम करोगे। फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए बोला कि सेलेक्टिवली रिस्ट्रिक्ट यूज करना है ओटीटी सर्विसेज का। इंटरनेट पूरा होल तरीके से एकदम पूरा इंटरनेट मत बंद कर दो, कुछ कुछ चीज़ें जहाँ से डेंजर हो सकता है वो चीज़ें बंद करो, जिससे कि पब्लिक की इनकन्वीनियंस खत्म करनी है, मिस इन्फॉर्मेशन को कम करना है, दोनों काम होने चाहिए आपके। फिर ये कह रहा है स्टडी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके इंटरनेट शटडाउन पर, पब्लिक सेफ्टी एंड उस पर वो भी ध्यान रखो, और एमएचए और दोनों इस चीज़ों का बहुत कंडक्ट करते हो, बहुत ध्यान से करें। तो गवर्नमेंट को क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करना है यूजर्स को इसके लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, और रेगुलर अपडेट देती रहनी है। ठीक है, ताकि लोगों को ना ऐसा ना लगे कि हम ना बिल्कुल दूर हो गए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा दुनियादारी में क्या चल रहा है। Are you getting my point? This is what is important. Now move to the next topic, that is other backward classes list के बारे में हम चलते हैं। ओबीसी लिस्ट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। कह रहा जो नेशनल कमीशन है ना बैकवर्ड क्लासेस का, उसने ना रिव्यू लिस्ट करी, स्टेट लिस्ट बनाई ओबीसी के बारे में, और उनको ग्रांट किया अंडर 102 मतलब 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, क्योंकि रिव्यू कर रहा है स्टेट लिस्ट को ओबीसी के लिए। एनसीबीसी ना ने ये नोट करा है कि बहुत सारी ओबीसी लिस्ट में ना, जो स्टेट है कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, यहाँ ना बहुत सारी इनएलिजिबल कम्युनिटी ने भी अपना नाम नोटिस करा दिया है। तो ना देखो वेस्ट बंगाल में ये सब जगहों पर ऐसे केसेस देखने को आए, और ना उन्होंने बोला कि एज करंट रिपोर्ट जस्टिफाइंग द बैकवर्डनेस ऑफ दीज कम्युनिटीज़, कुछ ऐसी भी निकल कर आई है लिस्ट जहाँ पर हमें लग रहा है कि वो बैकवर्ड है और उनका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो उनका नाम भी लिखना है।
मोर ओवर एनसीबीसी ये भी कह रहा है कि ओबीसी लिस्ट को रिव्यू करेगा, चाहे वो केरला की सरकार के लिए हो, ओडिशा के लिए हो, बिहार, महाराष्ट्र, सभी स्टेट्स के लिए देखेगा और कोशिश करेगा कि 50% लिमिट ओबीसी रिजर्वेशन की इन स्टेट्स को दे। अब ओबीसी क्या है, ओबीसी लिस्ट क्या ज़रूरी होती है? देखो, कोई ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। सिंपली ये करके छोड़ा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम ओबीसी कहते हैं। ओबीसी करंटली हर स्टेट में दो तरह की लिस्ट में होते हैं, सेंट्रल लिस्ट में होते हैं, एक स्टेट लेवल की लिस्ट में होते हैं। सेंट्रल लिस्ट में इसका आर्टिकल 342 का ए का फर्स्ट क्लॉज होता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑथराइज करता है और स्पेसिफाई करता है ओबीसी को। ठीक है, ऐसे ही इसको मॉडिफाई भी करा गया, पार्लियामेंट में इसको मॉडिफाई भी करा जाता है। और 324(2) का जो ये पार्ट है, इसमें स्टेट एंड यूटीज के लिए निकाला जाता है। तो रिजर्वेशन जो ओबीसी को क्यों मिलने लगा, तो हमें अपना याद रखना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15-16 ये बोलता है कि रिजर्वेशन ओबीसी को दो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 1990 में मंडल कमीशन जब आया था, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट सर्विसेज में मिला था। फिर ऐसी रिजर्वेशन में इंदिरा सावनी का केस आया, जिसमें बोला कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, जो ऑलरेडी अब अमीर हो चुके हैं, उनको इस लिस्ट से हटाओ। ठीक है, ये सब हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशनली हम क्या कर रहे हैं ओबीसी को अपलिफ्ट करने के लिए, अंडर आर्टिकल 340 जो प्रेसिडेंट है ना, मे बाय ऑर्डर अपॉइंट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, फिर रिकमेंडेशन एंड ऑल देता है। फिर प्रेसिडेंट ने ऐसे ही कालेकर कमीशन 1953 में कॉन्स्टिट्यूट करी, मंडल कमीशन बैठाया है ना, ये सब करा। फिर 2017 में ऐसे ही जस्टिस रोहिणी कमीशन, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड जस्टिस रोहिणी कमीशन, जस्टिस जी रोहिणी थे उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने ही कैटेगराइज करा और मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ओबीसीज को बेनिफिट के लिए दरवाया। फिर इस रिपोर्ट को सबमिट हुआ, फिर इस इम्प्लीमेंट करा, ये सब हुआ। अब एक तो ओबीसी का सारा लिस्ट है। अब आपको समझना है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल 338 बी के अंदर आती है। इसको 102 अमेंडमेंट में 2018 में इसको ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और ये सभी मेजर पॉलिसी मैटर्स में मिलती है। अब देखो, एनसीबीसी का काम जानते हो क्या है? उसका काम है इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, सेफगार्ड करना बैकवर्ड क्लासेस को, इंक्वायर करना स्पेसिफिक कंप्लेंट को, कोई भी अगर डिप्राइव्ड आया है तो उसको चेक करना, इवेलुएट करना कि उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। प्रेसिडेंट का कोई अगर उसमें लगे कुछ एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है, प्रेसिडेंट से उस बारे में बात करना। एनुअली प्रेसिडेंट को ये भी रिपोर्ट देना कि किस तरह इंप्लीमेंट हुई है, और अगर कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत है तो उसको भी बताना। अब जब एनसीबीसी की बात आती है, तो इस बॉडी में, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठता कौन कौन है? देखो, एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और इसके अलावा 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सर्विस कंडीशन कैसी होगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ध्यान रखना। पावर में याद रखना, इनकी पावर बिल्कुल सिविल कोड जैसी होती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव क्विकली टुवर्ड्स योर शॉर्ट्स। इसमें आर्टिकल 39 बी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा कि अगर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी के लिए यूज हो रही है, क्वेश्चन उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड इफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी कंसिडर्ड मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी और नॉट। अंडर आर्टिकल 39 का जो बी क्लॉज है डीपीएसपी में, वो क्या कहता है कि कोई भी स्टेट डायरेक्ट कर सकता है टुवर्ड्स सिक्योरिंग, कोई अगर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, तो अगर उसको लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉमन गुड के लिए, प्रॉपर्टी अच्छी है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो कोर्ट ने लीगल सैंक्टिटी आर्टिकल 31C के में भी दी, मिनर्वा मिल केस को भी उठाया, और आर्टिकल 31C ये कहता है कि वो आर्टिकल 39 बी और 39C को, दोनों को ही एम्पावर करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्लूड करता है। बस ये ध्यान रखना है वो सबके कॉमन वेलफेयर के लिए हो। आर्टिकल 39C का काम ही यही है कि इकोनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट करना, और ऐसा ना हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ कॉमन डेट्रीमेंट तक रहे। एक इंपॉर्टेंट जो जाना चाहिए, सभी के लिए जाना चाहिए। मिनर्वा मिल का जो केस था 1980 का, उसमें एससी ने साफ बोला था 42nd जो अमेंडमेंट के प्रोविजन है, वो जुडिशियल रिव्यू के अगर अंदर आते हैं, रिस्ट्रिक्ट किया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोर्ट ऑफ ग्राउंड पर जाएगी और उसको डीपीएसपी के अकॉर्डिंग चेक करके कि डीपीएसपी इसमें क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। सेकंड इसमें जो पार्ट है हमारा शॉर्ट का, आर्टिकल 329 बी है। इलेक्शन कमीशन ने इस बारी इन्वोक किया आर्टिकल 329 का बी क्लॉज, किसके लिए? बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ताकि वो अपनी जुडिशियल इंटरवेंशन को इलेक्टोरल प्रोसेस में ज़्यादा ना घुसाए, कि अपनी नाक को अपने ही जुरिडिक्शन में रखो, हमारी पास मत लेकर आओ, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा। तो एज पर आर्टिकल 329 बी, कोई भी इलेक्शन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का चल रहा हो, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर का चल रहा हो, शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पिटीशन के थ्रू ही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं होता। तो आर्टिकल 324 से 329 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने
पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एनपी पुन्नुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, एक नामाकल कॉन्स्टिट्यूंसी से एक व्यक्ति थे, उन्होंने स्टेट करा, क्या बोला कि वंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोटिफाई अगर करता है इलेक्शन प्रोसेस को, कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। ठीक है, साफ तौर पे बोला। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 का सेक्शन 80 है, वो क्या कहता है कि किसी भी इलेक्शन की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता बिना इलेक्शन पिटीशन डाले। और इलेक्शन पिटीशन डाल कौन सकता है? कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, उसी के पास ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। फिर अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इलेक्शन पिटीशन को कैन बी फाइल कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, कोई भी इलेक्टर कर सकता है, पर्सनली कर सकता है। इलेक्टर का मतलब है वो व्यक्ति जो इंटाइटल्ड है टू वोट एट द इलेक्शन टू विच द इलेक्शन पिटीशन रिलेट्स। ठीक है, वहां पर वो वोट डाल सकता है। तो कह रहा है ये प्रोसेस होता है, इसलिए आप हमारे से अपना काम करिए, आप हमारे बीच में मत आइए। तो आर्टिकल 329B को हमें नहीं भूलना है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्म 17C। क्योंकि गाइस इलेक्शन टाइम था ना, तो इसीलिए इलेक्शन पे ज़्यादा है इस बारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, रूल है, डू नॉट परमिट शेयरिंग 17C फॉर्म डेटा आप शेयर नहीं कर सकते हो किसी भी एंटिटी से फ्रॉम पोलिंग ऑफिशियल्स। है क्या? ये ना डायरेक्शंस है इसमें इलेक्शन रूल्स की। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंफॉर्मेशन है, जैसे एलिजिबल वोटर्स को कौन से बूथ में जाएंगे, समझ रहे हो? इसमें बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्म 17C। इसमें एलिजिबल वोटर को बूथ कौन सा मिलेगा, इलेक्टर को कौन से वोटर में रजिस्टर कहाँ पर करा जाएगा। तो वोटर हु डिसाइडेड नॉट टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, मान लो उसका नहीं मन है, वोटर नॉट अलाउड टू वोट, वो सब इसमें लिखा होता है। सेकंड पार्ट में ये इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कैंडिडेट का नाम, टोटल वोट दे रिसीव, ये सारी बहुत ही ना मतलब सेंसिटिव और बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट द रूल्स डू नॉट परमिट शेयरिंग 17 फॉर्म से किसी भी एंटिटी पोलिंग ऑफिशियल्स का हम नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, ये बात। अब एक समय होता है साइलेंस पीरियड का, यानी एक ऐसा समय, साइलेंस पीरियड कब ऑब्जर्व किया जाता है? जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे हों। और साइलेंस पीरियड में बोला जाता है कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग बैन होगी जब आपकी वोट होने वाली है। वोटिंग डे मान लो कल है, कल की तारीख है 23 जून, यानी कि आपके 48 घंटे पहले, यानी 22 और 23, मतलब आप समझ लो 21 से ही 20 तारीख के बाद से आपकी सारी बंद है पॉलिटिकल कैंपेनिंग। तो कुछ तो प्रोहिबिशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर ही आते हैं। सेक्शन 126 का फर्स्ट क्लॉज इसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कहता है कि अगर आपने कोई भी इलेक्शन मैटर को टेलीविजन पे इस तरह के स्टेटस में यूज़ किया, कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह नहीं करना है। मतलब यहाँ बता रहा है कि प्रोहिबिट करता है कि आपको कोई भी इलेक्शन मैटर को टेलीविजन में कोई से प्रोपोगेंडा नहीं खेलना, इन शॉर्ट। उसी को साइलेंस पीरियड कहते हैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग से 48 घंटे पहले। और इसी में सेक्शन 126A है, कंडक्टिंग एग्जिट पोल, ये सारी चीज़ें, ओपिनियन पोल, कुछ भी नहीं करना होता साइलेंस पीरियड में। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इसमें इंडिया की रैंक आई है 159 आउट ऑफ 180। ठीक है, हर साल की जाती है। पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इस पे काम करते हैं। लीडिंग वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ के लिए काम करती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। टॉप रैंकर्स नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन है। 5 इंडिकेटर्स पे हर कंट्री को चेक किया जाता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, लेजिस्लेटिव, सोशल, सिक्योरिटी। तो याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट, इसकी रैंक, मैंने कहा ना रिपोर्ट्स के लिए अलग से एक सेक्शन बना लो, उसी में लिख लो, खुश हो जाओगे जब पेपर देने जाओगे कि बहुत सही काम पहले ही कर लिया था हमने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज यूजीसी रेगुलेशन 2018। रिसेंटली वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट मिला स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, वहीं पे कुछ क्लैशेस चल रहे थे यूनिवर्सिटी ग्रांट रेगुलेशंस के, स्टेट लेजिस्लेशन के। तो यूजीसी ने बेसिकली रेगुलेशंस लगाए हैं, उन पे लगाए हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट टीचर्स की करनी है, एकेडमिक स्टाफ की करनी है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना ही चाहिए और मेंटेन भी करना है उसको। तो रेगुलेशन क्या लगाई कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो सेंट्रल स्टेट की हों, चाहे वो स्टेट की हों, जितने भी कॉलेजेस वगैरह, उन सब पे लगेगा ये। सिलेक्शन वाइस चांसलर का कैसे होगा? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, 3 से 5 सुटेबल कैंडिडेट को ढूंढेगी। एक मेंबर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का होगा, वो नॉमिनेट करेगा चेयरमैन ऑफ यूजीसी फॉर सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर, प्राइवेट एंड डीन, सब कुछ ये बैठे होंगे।
वाइस चांसलर जो होगा टू बी अपॉइंटेड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन से होना चाहिए। मिनिमम उसका टेन्योर 10 ईयर्स का होना चाहिए एज अ प्रोफेसर। 10 ईयर्स एक्सपीरियंस उसको एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इन गंभीरधन वर्ष के गादवी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वहाँ पर भी एक निकल कर आया जजमेंट कि इसमें बताया गया बीइंग अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैसे कैसे एक आपका रहेगा प्रोसेस। जैसे एजुकेशन देखो, आपको ना कंकरेंट लिस्ट का सवाल है। एजुकेशन जो एक टॉपिक है वो एक आपका 7th शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट का स्टेट और सेंटर दोनों ही इस पे काम करते हैं। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मिलकर ही आपको सुलटाना पड़ेगा। और आर्टिकल 254 में इससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेशन चलती है, वो कैसे करना है, वो सारी बात। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोला गया कि कोई भी अपॉइंटमेंट जैसे वाइस चांसलर की हो रही है तो वो पूरे रेगुलेशंस के साथ हो। ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है। देखो, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की जहाँ बात आती है ना गाइस, तो देखो बहुत सारे इनकम्बेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने फ्लेड टू जर्मनी ऑन अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आफ्टर एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। देखो कितनी गलत बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो पहले तो तुम, और फिर तुम जर्मनी भाग गए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जब तुम पर एलिगेशन लगा। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या है, कौन इसको लेकर डेजिग्नेट कौन होता है। वो डेजिग्नेटेड मेंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता हो उसको ये मिलता है। चाहे लिविंग होना चाहिए, डिप्लोमेटिक स्टेटस होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो उसको वो इसको मिलता क्यों है। देख, अब्रॉड जाने के लिए डिप्लोमेटिक कोई असाइनमेंट को ऑफिशियल पर्पस के लिए इसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इसको देती है, उनकी डिस्क्रिप्शन पर ही आपको दिया जाता है ये पासपोर्ट। नेचर ऑफ फॉरेन मिशन ये सब उस पर लिखा जाता है। ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है इसका, एडवांटेज ये होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कि जो भी होल्डर होगा उसको सर्टेन प्रिविलेजेस मिलेंगी, इम्यूनिटी मिलेगी एज पर इंटरनेशनल लॉ। वो अरेस्ट से बच सकता है, सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग से बच सकता है वो। एग्जाम्पशन ये है कि फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट इन सम कंट्री, टिपिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने ना वीज़ा नोट इशू करे थे तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल गोइंग अब्रॉड, तो उनके लिए। और जो इंडिया का जो वीज़ा वेवर एग्रीमेंट है जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में जर्मनी भी इंक्लूडेड है, फिर दिस एग्रीमेंट अलाउज इंडियन डिप्लोमेटिक कि वो 19 डेज़ के लिए विजिट कर सकते हैं विदाउट अ वीज़ा फॉर अप टू 90 डेज़ वो विजिट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है तुम भाग गए ताकि तुम्हें इम्यूनिटी प्रिविलेज मिल जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं, देखो अगर इंडियन पासपोर्ट की तरफ ध्यान दिया जाए, और ध्यान रखना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाइट कलर का होता है, जो हम ऑर्डिनरी यूज़ करते हैं वो ब्लू कलर का होता है, ऑफिशियल वाला मरून कलर का होता है। तो पासपोर्ट वीज़ा ये सारा कुछ 7th शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, यूनियन लिस्ट, उसमें आता है। इसको इशू कौन करता है, पासपोर्ट एक्ट के थ्रू होता है। जो भी व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं उनको मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है कुछ लोगों को पासपोर्ट रखने से, ये भी एक बात है भाई। अगर अगर नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट may issue a passport to a person who is not a citizen of India if that government believes that कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा भी होता है। So this is all about guys your polity and governance section. Hope you understand the thing. If you have any doubt related to any of the articles, please let us know in the comment section. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.